बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि बेटा आप सब खैर खैरियत से होंगे और जो हमने लास्ट टाइम सबक पढ़ा था वो आपके जहन में होगा, लेकिन हम दोबारा उसको रिपीट कर लेते हैं। एक तो आपसे ये कहा था कि जो MCQs आपको अंडरलाइन करवाए गए थे वो आपने होमवर्क करके भेज देना है और रिटन फॉर्म में भी कॉलेज के अंदर लाकर जो आपको डेट दी जाती है उसमें जमा करवाना है। आज फिर अपनी पेंसिल अपने हाथ में ले लें, जो आपको मानी बताए जाते हैं अपनी किताब पर लिखते जाएं और फिर उसके बाद आपने नीट कॉपी के अंदर उसको लिख भी लेना है। तो बेटा जो सबक हम पढ़ रहे थे उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबक का नाम नीली झील था, मुसन्निफ शफीकुर रहमान साहब थे और सिन्फ अदब के एतबार से ये एक अफसाना है। ठीक है, ख्याली मजमून जो है ये है। और इसके किरदार जो थे, एक किरदार जो मेन किरदार जो रूफ़ी मियाँ थे, नन्ना इनका छोटा भाई है, रुस्तुम एक समझदार लड़का है, मुसन्निफ और साथ में मास्टर साहब। जहाँ पर लफ्ज़ ये तज़किर आएगा कि मैं और रूफ़ी झील पर जाते या मैं और रूफ़ी घर पर होते तो मुराद मुसन्निफ होंगे। और एक और जो चीज़ आ जाती है जानवरों में, वो बिल्लियों का तज़किरा भी होगा और एक बूढ़े मियाँ का तज़किरा भी होगा। तो गुज़िश्ता सबक जो हमने पढ़ा था उसमें अहम पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं कि रूफ़ी मियाँ बादलों से क्यों डरते थे। तो रूफ़ी बादलों से इसलिए डरते थे कि एक दिन सोफ़े के पीछे छुपे हुए थे, बादलों से डरकर, बिजली से डरकर, तो अचानक बाहर निकले और उस वक्त भी बारिश लगी हुई थी, बिजली चमकी और ये डर कर गिर गए। जब उठे तो इन्होंने देखा कि इनका एक दांत काला भी हुआ है और वो हिल भी रहा है। अब दांत काला हुआ होगा कोई टॉफ़ीज़ वगैरह खाने से या मीठा खाने से, या कीड़ा लग गया था उसको, और हिला तब होगा कि ख़राब दांत है तो उसने हिलना ही है। ठीक है, या फिर गिरने की वजह से सोफ़े पर लग गया होगा, वो दांत हिलने लग गया होगा। लेकिन जैसे मजाक करते हैं हम बच्चों के साथ, वैसे ही सब ने मजाक बना लिया कि रूफ़ी मियाँ के दांत पर बिजली गिर गई है। उसके बाद रूफ़ी मियाँ और भी ज़्यादा बिजली से डरने लग गए। फिर उसके बाद मास्टर साहब ने बच्चों से क्या सवाल किए और बच्चों ने क्या जवाब दिए, तो ये भी आपको पता है कि मास्टर साहब ने इम्तिहान लिया और ओरल टेस्ट था, ज़ुबानी। अब टेस्ट के अंदर पूछा गया रूफ़ी से कि भाई आपको किसने पैदा किया। तो उन्होंने कहा जी मुझे इतना सा, जैसे हम हाथ से इशारा करते हैं बच्चा जो छोटा होता है, कहा इतना सा तो अल्लाह ने पैदा किया, फिर मैं खुद बड़ा हो गया। फिर मुसन्निफ से सवाल किए गए कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, तो उन्होंने कहा जोग्राफ़ी के 50वें सफ़े पर, जैसे बुक के 50वें सफ़े पर। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया नहीं वैसे कहाँ है, तो कहा ज़मीन के ऊपर। फिर हुरूफ इजाफ़त के बारे में सवाल किए गए, वो भी इन्हें नहीं आए। और नन्हे मियाँ जो थे, वो बेचारा छोटा था, उससे सवाल किए गए। अब बच्चे वही चीज़ बयान करते हैं जो घर के अंदर उन्हें सिखाई जाती है या वो देखते हैं। अब इनसे सवाल किया गया कि भाई गिनती गिन कर दिखाओ, तो इन्होंने गिनती गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ग़ुलाम, बेगम और बादशाह। अब ये जो ताश होते हैं या पत्ते होते हैं, उनमें एक क्वीन होती है, एक किंग होता है, एक जे होता है, जोकर होता है, कुछ भी होता है। अब वो नाम जो हैं इसको याद थे क्योंकि घर में बड़े हमेशा हर वक्त ताश खेला करते थे, तो बड़ों की आदतें जो हैं वो बच्चों के अंदर आ चुकी थी। तो इसलिए इन्होंने जो गिनती गिन कर दिखाई तो वो ताश थे। तो इसके बाद ये कहा गया कि आज के बाद आपकी तालीमी काबिलियत को देखकर मास्टर साहब शाम में भी आपको ट्यूशन पढ़ाएंगे। तो इस वजह से अब ये कहते हैं हम और ज़्यादा परेशान हो गए। अब इसके बाद आए देखते हैं कि मुसन्निफ किस अंदाज में आपका सबक आगे लेकर चलते हैं। अब मुसन्निफ कहते हैं कि अगले रोज़ से मुराद अगले दिन, इतवार था, छुट्टी थी। अलस सुबह, सुबह सवेरे, मैंने अंडरलाइन भी किए हुए, माने भी लिखे हैं, आप भी साथ साथ लिखते जाएं। मछलियाँ पकड़ने का सामान लिया और झील का रुख किया। इस ट्यूशन की नई मुसीबत ने हमें गमगीन कर दिया था, गमज़दा कर दिया था। यूँ मालूम होता था कि रही सही आज़ादी जो मुयस्सर थी वो छिन गई है। रही सही, बची कुची, ठीक है जी, मुयस्सर दस्तयाब, यानी जो आज़ादी हमें मुयस्सर थी, शाम को हम खेला करते थे, वो भी हमसे छिन गई। झील के शफाफ और नीले पानी पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। शफाफ कहते हैं साफ को, साफ सुथरा, ठीक है जी। धुंध आपको पता है किसको कहते हैं, ये जो शबनम होती है सुबह के वक्त, आप देखते हैं जब पानी के कतरे
जिसको आप ड्यू कहते हैं, ठीक है। शबनम छाई हुई थी, दूर बादलों के छोटे छोटे टुकड़े हवा में तैर रहे थे। किनारे पर फूलदार बेलें और पौधे झुके हुए थे और बेशुमार तितलियां उड़ रही थी। बेशुमार के माने मैंने ऊपर लिखे हैं, बहुत सारी तितलियां उड़ रही थी। झील के किनारे दूर दूर तक चले गए थे। दूसरा किनारा बहुत दूर था और कभी कभार ही दिखाई देता जब बारिश थमी हो। थमी हो का मतलब क्या है जी? रुकी हो, या बिल्कुल, हाँ, या दिन बिल्कुल साफ हो, या दिन बिल्कुल साफ हो तो हर बार किसी नई शक्ल में दिखाई देता। कभी दूर दूर तक महल और किले दिखाई देते। किले भी आपको मालूम है कि वो इमारत जो मजबूत बनाई जाती है बाहर के दुश्मनों से हिफाजत के लिए। कभी घने और सरसब्ज, ठीक है जी, हरे भरे दरख्त, और कभी रेत के टीले और नखलिस्तान नजर आते। रेत के टीले, ठीक है जी, रेत जो बहुत सारी जमा हो जाती है तो वो टीला बन जाती है। और नखलिस्तान कहते हैं खजूरों का झुंड, खजूरों का दरख्त, खजूरों के दरख्त। अब इस पैराग्राफ के अंदर झील की खूबसूरती को बयान किया गया है कि उसका पानी साफ सुथरा था और हवा में जब इंसान आसमान की तरफ देखता था तो बादलों के छोटे छोटे टुकड़े ऐसे तैरते हुए नज़र आते थे। जब उनका अक्स पानी के अंदर नज़र आता था तो वो यूं मालूम होता था जैसे पानी के अंदर बादल तैर रहे हैं, मुराद ये है, ठीक है। और फूल और बेल बूटे साइडों पर लगे हुए थे, यानी हरियाली नज़र आ रही थी। और कहते हैं दूसरा किनारा जो था वो बहुत दूर था। दो सूरतों में नज़र आता था। एक सूरत तो ये कि बारिश थमी हो या दिन बिल्कुल साफ हो, और वो मुख्तलिफ उसकी शक्लें होती थी। कभी किले और महल नज़र आते थे, कभी सरसब्ज बागात नज़र आते थे, कभी नखलिस्तान नज़र आते थे। मुराद ये है कि उस दूसरे किनारे का वजूद नहीं था हकीकत में। हकीकत के एतबार से वो कुछ और था, लेकिन इनके जहन के अंदर एक अपने बनाई हुई एक तस्वीर उनके जहन के अंदर आ चुकी थी। हम हर इतवार झील के किनारे गुजारते, बड़े एहतिमाम से। बड़े एहतिमाम, एहतिमाम किसको कहते हैं? तैयारी से। मछलियाँ पकड़ने का प्रोग्राम बनता, मछलियाँ भूनने का सामान भी साथ होता। हमारा मछलियाँ पकड़ने का तरीका भी सही था, लेकिन हमने कभी वहाँ एक भी मछली नहीं पकड़ी। क्यों नहीं पकड़ी? अभी आपको खुद ही रीज़न बताते हैं। इंजीनियर साहब, हाँ, और डॉक्टर साहब का ख्याल था। अब ये दो, एक इंजीनियर हैं तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और जो दूसरे डॉक्टर हैं तो उनका भी ख्याल था कि इस झील में मछलियाँ बिल्कुल नहीं हैं। क्यों नहीं है? झील के पानी में कोई खराबी थी। मादनियात के कुछ ऐसे अज्जा शामिल थे, ज़मीन के नीचे पाई जाने वाली जो गैसेस हैं या ऑयल हैं या कोई भी चीज़ है, ठीक है जी, या केमिकल्स वगैरह ज़मीन के अंदर जो हैं उनके अज्जा इसके पानी के अंदर शामिल हो चुके थे। यानी जहरीला मवाद इस पानी के अंदर शामिल था जिनमें मछलियाँ ज़िंदा नहीं रह सकती थी। लेकिन हमें इस पर बिल्कुल यकीन नहीं था, हमें इस पर बिल्कुल यकीन नहीं था। ऐसी खुशनुमा, खुशनुमा किसको कहते हैं जी? अच्छी, खूबसूरत, ऐसी खुशनुमा झील में तो मछलियाँ दूर दूर से आकर रहेंगी। अब इस पैराग्राफ के अंदर बता रहे हैं कि हकीकत के एतबार से जिस झील पर हम मछलियाँ पकड़ने जाते थे वहाँ मछलियों का वजूद नहीं था, लेकिन हम हकीकत से नज़रें चुरा रहे थे, अपने आप को धोखा दे रहे थे, और फिर भी हर इतवार को मछलियाँ पकड़ने के लिए चले जाते थे। हम उदास होते या हमें धमकाया जाता, धमकाया जाना, धमकी देना, डराने को कहते हैं, तो हम सीधे झील का रुख करते। बंसियां पानी में डालकर घास और फूलों में बैठ जाते। बंसियां मछली पकड़ने का कांटा, ठीक है जी, मछली पकड़ने का जो कांटा होता है उसे बंसियां कहते हैं। अब वो कहते हैं हम पानी में डाल देते, मछलियाँ तो थी नहीं कि हम पकड़ते, तो हम साइड पर बैठ जाते। बादशाहों, परियों और बहरी डाकुओं की कहानियां पढ़ती। बहरी डाकू, इसको दूसरा जो लफ्ज़ है इस्तेमाल होता है कज़्ज़ाक, ठीक है। एक आम डाकू होता है और जो बहरी डाकू होते हैं उसे कज़्ज़ाक कहते हैं। समंदर के अंदर जो लोग डाके मारते हैं, चोरी करते हैं, बड़े बड़े जहाज़ों को और कश्तियों को लूटते हैं, कहते हैं हम उनकी कहानियाँ पढ़ते। ज़रा सी देर में हम भूल जाते कि इस खूबसूरत गोशे के अलावा दुनिया के और हिस्से भी हैं। गोशा किसको कहते हैं जी? हिस्सा, तरफ।
ये जो ज़मीन का एक टुकड़ा जहाँ हम बैठे हैं खूबसूरत है, और यहाँ जब कहानियाँ पढ़ते थे तो उसके अंदर वो डूब जाते थे। इसके अलावा और भी हिस्से हैं जहाँ स्कूल भी हैं, स्कूल का काम भी है, मास्टर साहब की डांट है। मास्टर साहब की क्या है जी? डांट है। तो कहते हैं कि इन्होंने मास्टर साहब की पॉजिटिव बातों को नहीं लिया, सिर्फ मास्टर साहब की क्या है? गुस्से को लिया है। मास्टर साहब की डांट है, घर वालों की घुरकियां हैं। अब घुरकियां कहते हैं बुरा भला, डांट डपट करना, ठीक है, गुस्सा करना। इस पैराग्राफ के अंदर बता रहे हैं कि हम जब हमें कोई भी गुस्सा करता तो हम झील के किनारे आकर कहानियां पढ़नी शुरू कर देते और डोरें अपनी पानी के अंदर डाल देते, इसके बावजूद कि हमें मालूम है वहां पर एक मछली भी नहीं है, तो अपने आप को धोखा देते थे। अगर वो झील वहां ना होती तो ना जाने हमारे दिन क्यों कर गुजरते, यानी हमारे दिन कैसे गुजरते। क्योंकि घर में हर एक हम दोनों का दुश्मन था। किस किस का? रूफी का और मुसन्निफ का। कहते हमारा दुश्मन था और डांटने पर तुला हुआ था। तुला हुआ था, आमादा था, यानी हर एक यही चाहता था कि हमें डांटे। उनका रवैया ये था, बिहेवियर क्या था कि अगर कुछ किया है तो क्यों किया है, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। ठीक है, मुराद ये कि हम कुछ करते थे तो पूछते थे क्यों किया है, और अगर नहीं करते थे तो कहते क्यों करते क्यों नहीं हो ये काम। इन दिनों सबके दिल में ये ख्याल बैठ गया था। क्या ख्याल बैठ गया था? कि हम दोनों निहायत नालायक हैं, और यह हकीकत भी आपके सामने मास्टर साहब के सवालात मौजूद हैं, और बिल्कुल नहीं पढ़ते। अब्बा का तबादला, तबादला कहते हैं तब्दीली या बदली हो जाना, हस्बे मामूल, मामूल के मुताबिक। आबादी से दूर किसी वीराने में हुआ और मुझे रूफी के यहाँ भेज दिया गया। घर से हर खत में ताकीद आती, ताकीद कहते हैं इसरार करना, बार बार बात को कहना, रिपीट करना। ताकीद आती कि लड़के की पढ़ाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। चुनाचे ख़ास से भी ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, यानी जितना उन्होंने कहा उससे ज़्यादा। गेहूं के साथ घुन बाकायदा पिस्ता और नन्ने की भी खूब तवाज़ो होती। अब गेहूं के साथ ये जो घुन होता है ये पिस्ता है। मुराद यहाँ पर इस मुहावरे से क्या है कि गुनाहगार के साथ बेगुनाह की भी शामत आ जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब गंदम पीसने के लिए लेके जाते हैं उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं। अब जब उसको चक्की में डाला जाता है तो वो भी उसके साथ पिस जाते हैं। तो मुराद ये है, कह रहे हैं कि जब गुनाहगार पर शामत आती है तो साथ में बेगुनाह की भी आ जाती है। तो कहते हैं नन्हे मियाँ की भी खूब तवाज़ो होती। तवाज़ो किसको कहते हैं जी? मेहमान नवाजी। ठीक है, यहाँ पर मुराद मेहमान नवाजी नहीं है, मार पीट है, कि जब हमें मारा जाता, गुस्सा किया जाता, तो नन्हे मियाँ को भी मारा जाता। हाँ, नन्हे मियाँ सोने से, ये अगला कैरेक्टर है नन्हे मियाँ जो रूफी के छोटे भाई हैं। नन्हे मियाँ सोने से पहले बड़े खुशू खुजू से, बड़े खुशू खुजू से, आजिज़ी के साथ, आजिज़ी के साथ दुआ मांगते, या रब्बल आलमीन, या रब्बल आलमीन, ए आलमीन के पालने वाले, यानी ए अल्लाह हमारे कुंबे वालों को नेक हिदायत दे। कुंबे वाले ख़ानदान वालों को नेक हिदायत, नेकी की तौफीक दे, और इन्हें बता के छोटे बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, कैसा रवैया रखा जाता है। क्योंकि अब तक ये लोग इससे बेबहरा हैं, बेबहरा नावाकिफ़ हैं। ठीक है जी, ना आशना है, इन्हें ये मालूम नहीं। अब ये कहते हैं कि नन्हे मियाँ को हमारी वजह से डांट पिट जाती थी रोज़, और मार भी पिट जाती थी कभी कभी कि भाई तुम भी नहीं पढ़ते हो। हालांकि वो तो बेचारे छोटे थे। घर में बहुत से पालतू जानवर और परिंदे थे। ठीक है जी, पालने वाले, पालतू जो घर में पाले जाते हैं, जैसे बिल्लियाँ होती हैं या तोते होते हैं। एक तोता था, अब यहाँ त्वे से होना चाहिए, ठीक है जी, ते से लिखा हुआ है तो ये गलत लिखा हुआ है। कुछ सफ़ेद रंग की मोटी मोटी ईरानी बिल्लियाँ भी थी जो इस कदर मगरूर थी, मगरूर तकब्बुर करती थी कि किसी को खातिर में न लाती थी। खातिर में न लाना, ठीक है जी, परवाह न करना, ये मानी मैंने क्या लिखे हैं? परवाह न करना, किसी की भी परवाह नहीं करती थी। अलबत्ता एक छोटी सी बिल्ली बड़ी ज़हीन और समझदार थी। वो सुबह सुबह हमें जगाने आती, चुपके से पलंग पर चढ़कर पाँव में हल्की सी गुदगुदी करती, जगाकर एक कोने में इंतज़ार करती कि कहीं हम दोबारा न सो जाएं। इस पैराग्राफ में पालतू जानवरों और परिंदों का तस्करा है, और स्पेशली बिल्लियों का तस्करा है, और बिल्लियों में भी
एक छोटी सफ़ेद बिल्ली का तस्करा है। अब इस पैराग्राफ में आप बिल्ली के बारे में ही पढ़ेंगे। बड़े कमरे में कुछ कालीन थे। कालीन आपको पता है कमरे में जो बिछाए जाते हैं। इतने खूबसूरत थे कि फर्श पर देखकर हमें अफसोस होता, यानी इतने खूबसूरत थे कि ज़मीन पर डालने का दिल ही नहीं करता था। वस्त में, वस्त दरमियान को कहते हैं, सेंटर, दरमियान में जो बड़ा कालीन था उसका कुछ हिस्सा जल गया था, इस तरह के वहां पर ना सोफा रखा जा सकता था और ना कोई मेज। अब ऐसी जगह थी कि वहां पर सोफा भी अब सेंटर में नहीं रखा जा सकता, सारी सेटिंग खराब होती और मेज भी नहीं रखा जा सकता। जब कभी मेहमान आते तो वही अक्लमंद बिल्ली इस जले हुए हिस्से पर बिठा दी जाती और कुछ इस अंदाज से बैठती कि जैसे उसे किसी की भी कुछ परवाह नहीं। उसे लाख बुलाते, बहलाते, फुसलाते, बहलाना, फुसलाना, बातों से खुश करना, ठीक है जी, बातें करते, कुछ भी कहते, प्यार करते, लेकिन वहां से तब तक ना हटती जब तक वो सब चले ना जाते। बाहर वालों में से किसी को पता ना लगता था कि हमारा खूबसूरत कालीन जला हुआ है। इस पैराग्राफ में छोटी सफेद बिल्ली की जहानत का एक वाकया जिक्र किया गया है कि घर का जो कालीन सेंटर से जला हुआ था, मेहमान आ जाते तो उस जगह पर उस बिल्ली को बिठा दिया जाता। मेहमान लाख कोशिश करते वो बिल्ली ना उठती जब तक मेहमान चले ना जाते। ठीक है जी। अगले इतवार को हम सुबह से शाम तक पानी में बंसियां डाले बैठे रहे। अब सुबह से शाम तक फिर पानी में बंसियां डाले बैठे रहे। बंसियां आपको पता है मछली पकड़ने का कांटा, हम पहले माना बता चुके हैं, लेकिन कुछ ना मिला। वापसी पर बाजार में मछली वाले से बड़ी बड़ी मछलियां खरीदी गई ताकि घर वाले ये न समझें कि निकम्मे हैं, सारा दिन वहां पर बैठे रहते हैं। मछलियां बाजार से खरीदी गई और बावर्ची के हवाले की गई। इत्तेफाक से उस शाम को सब कहीं बाहर मदऊ थे, मदऊ दावत पर बुलाए गए थे। घर में सिर्फ मैं और रूफी थे और एक बुजुर्ग जो नन्हे मियाँ को साथ बिठा कर खाना खिलाया करते थे, यानी एक बड़े मियाँ थे जो घर में थे इनके अलावा। इधर बिल्लियाँ हाँ खिलाया करते थे रात के वक्त। ठीक है जी। बुजुर्ग को अच्छी तरह दिखाई न देता था। नन्हे मियाँ पहले तो दस्तरखान पर बैठते, फिर चुपके से उठ जाते। इधर बिल्लियाँ कितार बांधे क्यों लगाए मुंतजिर इंतजार में होती कि कब नन्हे मियाँ उठेंगे और वो आकर बैठ जाती और बड़े इत्मीनान से साथ आ बैठती। वो यही समझते कि नन्हे मियाँ बैठे हैं, अब बाबा जी को तो नजर नहीं आता है। ठीक है। चुनाचे वो बार बार बिल्लियों से कहते बरखुरदार बरखुरदार बेटे, ठीक है, बरखुरदार भूखे मत रहना। चीजें उठा उठा कर उनके सामने रखते, ये चखो बरखुरदार, यानी ये खाओ। इधर बिल्लियां बड़े सुकून से खाती। अब इस पैराग्राफ के अंदर यह बताया गया कि मछलियां पकड़ने के न मिली, बाजार से ले आए और इत्तेफाक ये हुआ कि घर में किसी ने भी नहीं खाई। उस रात बिल्लियों ने मछलियां खा ली। किसने खा ली? बिल्लियों ने मछलियां खा ली। चुनाचे हमारी खरीदी हुई मछलियां उस रात बिल्लियों ने खाई। अगली मर्तबा हम झील पर गए और वापस आते वक्त मछलियां खरीद कर लाए तो ना जाने किसके मशवरे से मछलियां डॉक्टर साहब के यहाँ भेज दी गई। अब अगली बार जो मछलियां लाए, पहली बार बिल्लियों ने खाई, दूसरी बार डॉक्टर साहब के यहाँ भेज दी गई। इससे अगली मर्तबा इंजीनियर साहब के यहाँ। फिर एक रोज़ क्या हुआ कि सबके सामने मछली वाला हिसाब लेकर आ गया। हमारा जेब खर्च ख़त्म हो चुका था और मछलियाँ उधार आ रही थीं। सबको पता चल गया। हमारा खूब मजाक उड़ा। हमें हिदायत की गई, ताकीद की गई कि आइंदा झील पर न जाया करें, हम वहाँ महज वक्त ज़ाया करने जाते हैं। महज, सिर्फ, ठीक है जी, वक्त ज़ाया करने बर्बाद करने, ठीक है, वक्त बर्बाद करने जाते हैं। जब वहाँ मछलियाँ हैं ही नहीं तो जाना बिल्कुल बेसूद है, बेकार है। अब इस पैराग्राफ के अंदर बताया गया कि हमारी लाई हुई, जो हम बाजार से ही लाते थे, पकड़ तो सकते नहीं थे, वो मछलियाँ भी कभी घर वालों ने नहीं खाई क्योंकि उन्हें पहले से मालूम था कि झील पर मछलियाँ नहीं हैं। और मजाक इस वजह से बना कि जब मछलियाँ उधार आई तो हिसाब घर आया तो सबके सामने बेइज्जती हुई। एक और इम्तिहान आ रहा था। पहले इम्तिहान में तो आपके सामने कंडीशन आ चुकी थी, हमें जायद काम करने को कहा गया, जायद, ज़्यादा।
रुस्तुम पूछने लगा, इतने परेशान क्यों हो? ये रुस्तुम एक समझदार लड़का है, ये अगला कैरेक्टर है, ठीक है जी। पूछने लगा, इतने परेशान क्यों हो? रूफी बोले, क्या बताएं, सुबह काम, शाम को काम, काम काम, तंग आ गए हैं, बहुत ज़्यादा काम देते हैं, ठीक है जी। इतना काम कब से शुरू किया? लगता यह है कि ये भी नूर में पढ़ते थे। कल से शुरू करेंगे। रुस्तुम पढ़ा लिखा था, मुराद समझदार था। उसने वादा किया कि हमारा हाथ बटाएगा, हाथ बटाना, मदद करना, साथ देना, और हिसाब के सवाल निकाल दिया करेगा, हल कर देगा। इसके बाद देर तक बड़ों पर तबसरे होते रहे, ठीक है, बातचीत करते रहे कि ये मज़े करते हैं, इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, ना इन्हें शाम को ट्यूशन की मुसीबत है, ना अला सुबह उठने की कैद। सुबह सवेरे उठने की पाबंदी, कैद से मुराद क्या है? पाबंदी। उनकी आजमाइशों, उनके इम्तिहान, उनके कड़े दिन गुजर चुके हैं, कड़े मुश्किल दिन, सख्त दिन गुजर चुके हैं, वगैरह वगैरह। यानी बहुत सारे हमने जो आर्गूमेंट्स थे वो पास किए बड़ों पर कि मज़े करते हैं। फिर हमारा इम्तिहान हुआ, हमें कुछ और बताया गया था, पर्चे कुछ और ही आए, चुनाचे हम कुछ और ही लिख आए। आप खुद देखें कंडीशन क्या है कि इम्तिहान हुआ, हमें बताया गया कि ये आएगा, पर्चे में कुछ और आया, और ये उससे भी और अलग चीज़ लिख कर आ गए। बस फेल होते होते बचे, हर एक ने हमें हस्बे तौफीक डांटा, अपनी हैसियत के मुताबिक, हस्बे तौफीक अपनी हैसियत के मुताबिक हमारी इंसल्ट की। एक शाम हम झील के किनारे बैठे मछलियाँ पकड़ रहे थे। दरअसल हमने कांटों में मछलियाँ पहले से ही लगाई हुई थी, ठीक है जी। पानी में डोर थी और डोर के सिरे पर मछली, पहले से मछली कांटे में लगाकर फेंकी हुई थी। यह रुस्तुम के लिए किया था, आज उसे मछलियाँ पकड़कर दिखाएंगे। जब वो हमें लेने आया तो चोरी की बातें शुरू हो गई। अब टॉपिक क्या है आपस में डिस्कशन का? चोरी का। पिछले पैराग्राफ में बड़ों पर तबसरे हो रहे थे। हमारा ख्याल था कि लोग महज सिर्फ दूसरों को परेशान करने के लिए चोरी करते हैं और ये एक किस्म का मजाक है। वो हमें बताने लगा कि लोग इसलिए चोरी नहीं करते बल्कि दूसरों की चीज़ों पर कब्ज़ा जमाने के लिए करते हैं और फिर इन चीज़ों को कभी वापस नहीं लौटाते, और ये इंसान की हवस है, ठीक है जी, जो उसे चोरी के लिए उकसाती मजबूर करती, ठीक है। कई लोग बड़ी बड़ी चोरियां भी करते हैं, इंसानों को चुरा लेते हैं, जैसे अगवा किया जाता है। ज़मीन के बड़े बड़े खित्ता किसको कहते हैं जी? नीचे मैंने मान लिखा है टुकड़ों को, और बर्रे आज़मों को चुरा लेते हैं, बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं। तो बेटा इस पैराग्राफ के अंदर जो है बातें हमारे सामने आई वो यही हैं कि रुस्तम को धोखा देने के लिए ये फिर झील के अंदर इन्होंने कांटों के साथ मछली लगाकर फेंक दी ताकि हम उसे मछलियां पकड़कर दिखाएंगे। और जब वो आया तो टॉपिक जो है वो कौन से चूज़ हुआ बात करने के लिए? चोरी का। तो ये ऐसे नालायक हैं कि इन्हें ये भी मालूम नहीं है कि चोरी क्यों की जाती है। इनका नॉलेज चेक करें, पढ़ने से भागते हैं तो इनके पास इतना नॉलेज भी नहीं है कि चोरी क्यों की जाती है। ये समझते हैं कि सिर्फ मजाक के लिए चोरी की जाती है, जैसे स्कूल फेलोज जो होते हैं एक दूसरे की चीज़ छुपा लेते हैं तंग करने के लिए। तो रुस्तुम ने इन्हें समझाया कि भाई जो चोरी है ये इंसान की हवस है, ठीक है जी। इस वजह से इंसान चोरी करते हैं और चोरियों की अकसाम भी बहुत सारी हैं। बाज़ इंसानों को भी चोरी कर लेते हैं और बाज़ ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़ों को भी चोरी कर लेते हैं। तो बेटा आज के जो सबक है इसके जो अहम पॉइंट्स हैं वो हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। तो बेटा आज के सबक के अंदर हमने जो अहम पॉइंट्स पढ़े हैं उनमें सफ़ेद छोटी बिल्ली की कोई जहानत का वाक़या, तो दो वाक़े हमने आज पढ़े हैं। पहला वाक़या हमने ये पढ़ा कि सुबह सवेरे वो आकर जगाती थी और जब तक हम जागते नहीं थे, मुसन्निफ़ कहते हैं, उस वक्त तक वो हमारे पास ही बैठी रहती थी। और दूसरा उसकी जहानत का वाक़या ये है कि एक बड़ा कालीन कमरे के अंदर सेंटर में बिछा हुआ था और वो जला हुआ था, और वो ऐसी जगह थी कि सेंटर में ना मेज़ रखी जा सकती थी उस पर, ना सोफ़ा, सेटिंग ख़राब होती थी। तो वो सफ़ेद बिल्ली जो है लाकर वहाँ बिठा दी जाती, जब तक मेहमान बैठे रहते वो वहाँ से हिलती नहीं, चाहे उस पर जितनी भी कोशिश की जाए। तो ये उसकी जहानत के दो वाक़े हो गए एक की जगह। मछली वाला हिसाब लेकर आया तो फिर क्या हुआ? मछली वाला हिसाब लेकर क्यों आया? क्योंकि ये मछलियाँ झील में पकड़ने जाते थे और झील में मछलियाँ थी नहीं। तो ये घर वालों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बाज़ार से मछली ख़रीदते थे
और हर इतवार मछलियाँ ख़रीदते ख़रीदते जब जेब खर्च इनसे ख़त्म हो गया तो इन्होंने उधार मछलियाँ लाई और महीने के बाद वो उधार पैसे जो हैं लेने के लिए आ गया, तो सबको पता चला और इनका खूब मजाक उड़ा। नीरी झील की खूबसूरती का मंजर हमने पहले पैराग्राफ के अंदर पढ़ लिया था। झील का पानी साफ और शफाफ था और उसके अंदर बादलों के टुकड़े तैर रहे थे। आसमान पर जो बादल तैर रहे हैं उनका अक्स पानी में नज़र आ रहा था। बेल बूटे पौधे साइडों पर लगे हुए थे और एक दूसरा किनारा भी था जो या बारिश थम जाए रुक जाए तब नज़र आता था या फिर दिन साफ़ हो तब नज़र आता था। और उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें थी, कभी महल और किले और कभी नखलिस्तान और टीले, यानी मुख्तलिफ़ शक्लें थी। मुराद ये है कि दूसरा किनारा इन्होंने कभी देखा ही नहीं था, इनके जहन का ख्याल और तस्वुर था। तो बेटा आज का जो हमारा होमवर्क है वो यही है कि छोटी जो सफ़ेद बिल्ली है इसके जहानत के जो वाक़े हैं वो अपने अल्फाज में आपने लिख लेने और फिर उसको आपने मुझे सेंड कर देना है। और कोई बात आपने पूछनी हो तो वो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।